वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एट्रियल एरिथमियास के बारे में। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था एक्टोपिक बीट के बारे में या प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। जब इरेगुलरली और बहुत ज़्यादा रेट और रिदम पे ये कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करने लगे या इम्पल्स जनरेट करने लगे तो इस कंडीशन में एरिथमिया की कंडीशन पैदा होती है। ये एरिथमिया की कंडीशन एट्रिया में भी हो सकती है और वेंट्रिकल्स में भी हो सकती है। तो जब एरिथमिया की कोई भी कॉज अगर एट्रियल फाइबर से जुड़े हैं, एट्रियल टिश्यू से जुड़ा है, तो उन्हें एट्रियल एरिथमियास बोलते हैं। और जब ये वेंट्रिकल से जुड़ा होता है तो उसे वेंट्रिकुलर एरिथमिया बोलते हैं। सो बेसिकली एट्रियल एरिथमिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है एट्रियल टैकीकार्डिया, दूसरा पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, तीसरा एट्रियल फ्लटर और चौथा है एट्रियल फिब्रिलेशन। जब हम इन चारों को पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा इनको साथ में लेके पढ़ें जिससे इनके बीच के डिफरेंस आपको समझ में आए। तो पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया के बारे में। यहाँ ईसीजी रिकॉर्डिंग में आप देखिए कि जो एट्रियल रेट है वो 140 to 200 बीट्स पर मिनट आती है। लीड 2 की बात कर रहे हैं हम, ये लीड 2 में रिकॉर्डिंग हो रही है। और चूँकि ये जो एट्रियल साइट है आउटसाइड द एसए नोड, यानी एसए नोड के बाहर है लेकिन एट्रिया में ही है, इसमें बिकम्स डोमिनेंट पेस मेकर, क्योंकि अब ये एसए नोड से ज़्यादा रेट जनरेट कर रही है। एंड दिस मे बी कॉज बाय ओवर इनटेक ऑफ कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल और एंजाइटी अटैक्स। तो एट्रियल टैकीकार्डिया के कारण ये हो सकते हैं। एट्रियल टैकीकार्डिया में रेट जो है वो 140 to 220 बीट्स पर मिनट जनरेट हो जाती है। और आउटसाइड द एसए नोड जो डोमिनेंट पेस मेकर है वो एट्रियल टिश्यू होता है। नेक्स्ट आता है एट्रियल फ्लटर। ये हम लीड V1 में देख रहे हैं। इसमें एट्रियल जो रेट्स होती हैं वो 200 to 300 बीट्स पर मिनट हो जाती हैं। इसमें लार्ज काउंटर क्लॉकवाइज सर्कस मूवमेंट इन राइट एट्रियम जो है वो शो होता है। इसमें जब ईसीजी चेंजेस हम दिखाई देते हैं तो वो सॉ टूथ जैसे कि ब्रश होता है लाइक दिस, तो सॉ टूथ पैटर्न होता है फ्लटर वेव्स का। ये देखिए, दिस इज़ द सॉ टूथ पैटर्न। और 2:1 और ग्रेटर एवी ब्लॉक, यानी एट्रिया में अगर 2 इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल तक एक ही पहुंच रहा है। एट्रिया में अगर 3 इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल तक एक ही पहुंच रहा है। और ये एक ग्रेटर एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक का कारण होता है। एवी नोड कैन नॉट कंडक्ट मोर इम्पल्स दैन अप 230 इम्पल्स पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या होता है कि इसमें जो रेट है वो 350 तक पहुँच जाती है, जबकि ऐसे नोड से जब एवी नोड में ट्रांसफ़र होता है इम्पल्स, एवी नोड तक पहुंचता है, तो जो एवी नोड की नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो 230 बीट्स तक ही होती है। 230 बीट्स पर मिनट तक तो ये वेंट्रिकल्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर की अगर बीट है या रिदम ज़्यादा तेज़ हो गई तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं या इम्पल्सेस हैं उनको वो आगे वेंट्रिकल्स में कन्वे नहीं कर पाएगा, ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द बेसिकली पैटर्न ऑफ एट्रियल फ्लटर। अब हम एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम लीड V1 में देख रहे हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में जो एट्रिया की बीट होती है रैपिडली यानी काफ़ी फास्ट होती है और ये 300 to 500 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। कम्प्लीटली इरेगुलर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ईसीजी चेंजेस दिखाई देते हैं इसमें। मोस्टली अगर ड्यू टू द मल्टीपल कंकरेंटली सर्कुलेटिंग री एंट्रेंट एक्साइटेशन वेव्स इन बोथ एट्रिया। री एंट्रेंट सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे कि यूजुअली अगर इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुआ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, वापस ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन री एंट्रेंट में क्या होता है कि ये सर्कस मूवमेंट होते हैं और इम्पल्स जो है वो कंटिन्यूस सर्कस मूव करता रहता है। ऑलरेडी डीपोलराइज्ड मसल्स के पास भी ये वापस से इम्पल्सेस पहुंचते चले जाते हैं। इसे बोलते हैं री एंट्रेंट और इसकी वजह से होते हैं सर्कस मूवमेंट। तो सर्कस मूवमेंट होता है जब इम्पल्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एट्रियल मसल्स हैं वहाँ पे बार बार एक्साइटेशन वेव्स पहुँचती रहती हैं। सेम कंडीशन में बी प्रॉक्सिमल और क्रोनिक, या तो ये क्रोनिक कंडीशन हो सकती है या कोई पैरोक्सिमल हो सकती है। कोई फाइबर जो है या तो एट्रिया का ही है या एट्रिया के नियर बाई का है। सो मे बी ड्यू टू जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन। यूजुअली क्या होता है कि एडोलेसेंस में यानी आफ्टर द एज ऑफ 50 to 60 में प्रीडिस्पोजिशन होता है और जेनेटिक इफेक्ट की वजह से भी ये होता है।
तो इस वजह से जो एट्रिया जो है उसके फाइबर्स गेटिंग इरिटेटेड एंड फाइनली एट्रियल फिब्रिलेशन की जो कंडीशन है वो आ जाती है। इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? जो पैरोक्सिमल है इसका मीन्स होता है द हार्ट रेट बिकम्स रैपिड इन पैरोक्सिम्स विच बिगिन सडनली एंड लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू आवर्स। जो पैरोक्सिम्स होते हैं वो यानी कि जो अब एक्टोपिक फोकाई जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो पर्टिकुलरली कोई फाइबर नहीं है जो कि एट्रिया या वेंट्रिकल में हो, उसके नियर बाई फाइबर भी हो सकता है या कोई पल्मोनरी वेन में हो सकता है। तो जस्ट उसके पास में ये पैरोक्सिम्स जो है वो एक्टोपिक फोकाई जो है वो जनरेट करते हैं। और ये जो फोकाई होते हैं ये इजीली सडनली तो स्टार्ट होते हैं जनरेट करना, ये कुछ मिनट कुछ सेकंड्स तक भी रहते हैं, कई बार कुछ आवर्स तक भी रहते हैं और उसके बाद सडनली स्टॉप हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं पैरोक्सिम्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर एट्रिया वेंट्रिकल के नियर बाय होते हैं और ये जो पैरोक्सिम्स जो है सडनली स्टार्ट होते हैं, सडनली स्टॉप होते हैं। सो पैरोक्सिम्स यूजुअली एंड्स एज सडनली एज बिगिन, ऐसे नोड शिफ्ट बैक टू जनरेट इम्पल्स, और जैसे ही ये स्टॉप होते हैं ऐसे नोड वापस से अपने इम्पल्स को जनरेट करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ ईसीजी में देखिए कि एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया, तो यहाँ तो ईसीजी रीडिंग नॉर्मल आ रही है, अचानक से यहाँ पे हार्ट रेट फास्ट हो गई। ये फास्ट रेट कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स तक रही और उसके बाद वापस से ही नॉर्मल ईसीजी आना स्टार्ट हो जाता है। सो सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट 95 to 100 बीट्स पर मिनट। इन्वर्टेड पी वेव इज सीन। इन्वर्टेड का मतलब होता है पी वेव जो है वो ये नीचे की तरफ है, यूजुअली पी वेव यूँ होती है ऊपर की तरफ, इसमें जो है वो पी वेव नीचे की तरफ है। ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड पी वेव सीन बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले इन्वर्टेड पी वेव दिखाई देती है। पी वेव पार्शली सुपर इम्पोज्ड ऑन टू द नॉर्मल टी वेव ऑफ प्रिसीडिंग वेव। और यूजुअली ऐसा होते होते जैसे ही ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है कि ये जो पी वेव है सुपर इम्पोज्ड हो जाती है टी पे। यहाँ देखिए ये जो पी वेव है ये यहाँ इन्वर्टेड हो गई, अंदर की तरफ हो गई, और अब ये जो पी वेव है सुपर इम्पोज हो जाती है, ऊपर आ जाती है किसके? नॉर्मल टी वेव के, जो कि आने वाली नेक्स्ट टी वेव है यहाँ पे। सो ये जो प्रोसीजर है ये इंडिकेट करता है कि जो ओरिजिन है इस पैरोक्सिम का वो एट्रिया में है, लेकिन पी वेव चूँकि एबनॉर्मल है शेप में, सो ओरिजिन ऑफ पैरोक्सिम इज़ नॉट नियर एसी नोड। यानी चूँकि पी वेव इन्वर्टेड है, टी वेव पे सुपर इम्पोज्ड है, तो इस वजह से ये जो पैरोक्सिम है जो एक्टोपिक फोकाई जनरेट कर रहा है, हार्ट रेट जनरेट कर रहा है, ये ऐसे नोड के पास में नहीं है, ये कहीं दूर है। तो इस कंडीशन ऑफ ईसीजी से, इस ईसीजी की कंडीशन को देख के जो पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया है एट्रिया का, उसका पता लगाया जा सकता है कि ये ऐसे नोड के नियर बाई है, ऐसे नोड के पास में नहीं है, या एट्रिया के किस पार्ट में है। ठीक है, इसी में एक आता है जब हम एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया पढ़ते हैं तो दूसरा है एवी नोडल, जो कि एवी नोड पे होता है। ठीक है, सो एवी नोडल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया रिजल्ट फ्रॉम एन एबरेंट रिदम दैट इन्वॉल्व्स एवी नोड। एबरेंट रिदम का क्या मतलब है कि इस तरीके की रिदम में क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन पी वेव कई बार मिस होती है और ऑब्स्कर्ड होती है। ठीक है, या तो मिस होती है, यहाँ पे मिस आ रहा है, मिस होती है, या ऑब्स्कर्ड होती है। ठीक है, सो अब जब हम एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया या एवी नोडल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया की बात करते हैं, तो जब इस तरीके के ये दोनों नोडल टैकीकार्डिया होते हैं तो उन्हें बोला जाता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी जो वेंट्रिकल्स के ऊपर है। समझ में आया? ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, चूँकि एट्रियल और एवी नोडल पार्ट वेंट्रिकल के ऊपर है और पैरोक्सिम इन्हीं एरियाज़ में है, तो इस तरीके के पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया को बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर
टैकीकार्डिया, ठीक है। एंड दिस जनरली ड्यू टू प्रो डिस्पोजिशन टू टैकीकार्डिया फॉर आफ्टर एडोलेसेंस। जो यूजुअली क्या है, एक एज के बाद इस तरीके के पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया देखने को मिल जाते हैं, तकरीबन 55 से 60 की एज के बाद। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन एट्रियल टैकीकार्डिया पे आए, पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया पे आपसे पूछा जाए, एट्रियल फ्लटर पूछा जाए या एट्रियल फिब्रिलेशन से पूछा जाए रिलेटेड, तो आप इनके ईसीजी चेंजेस और इनके कॉजेज़ को बता पाएंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एट्रियल एरिथमियाज, एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल ओकेजनली अकर्स। कई बार एक्स्ट्रा सिस्टोल जो है टाइम टू टाइम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में अपेयर होते हैं और उसमें कोई पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये यूजुअली कई बार स्मोकिंग की वजह से, कई बार एंजाइटी की वजह से भी जो है, कैफ़ीन की वजह से, ओवर इनटेक है तो इस वजह से भी ये जनरेट हो जाते हैं। पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया एंड फ्लटर बेसिकली वेंट्रिकुलर रेट बहुत हाई होती है, डायस्टोल बहुत शॉर्ट हो जाता है। जब भी रेट इंक्रीज़ होगी हार्ट रेट, तो जो टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज टाइम ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल। तो हमेशा डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन जब डायस्टोल का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल की फिलिंग कम हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डायस्टोल पीरियड में ही वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। उसकी वजह से इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स अकर, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर डेवलप हो गए, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स के पास ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी कंडीशन में सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर डेवलप हो जाते हैं। देन वेगल एंडिंग से एसिटाइलकोलिन जो है वो लिबरेट होता है। एसिटाइलकोलिन जो है ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो इतनी हाई हार्ट रेट है जिसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो हार्ट रेट को कम करने के लिए एसिटाइलकोलिन नर्व एंडिंग से रिलीज़ होगा, जो कि डिप्रेस कर देगा कंडक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर को और एवी नोड को। और ये दो तरीके से होगा। इसके लिए ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है। एक तो जब आप पलकों को, आँखों को ऊपर से प्रेस करते हो तो ये स्टिमुलेट कर देता है वेगल डिस्चार्ज को, जिसकी वजह से अगर आई बॉल को ऊपर से प्रेस करते हैं, यूजुअली अपन जब मसाज वगैरह अगर कभी लेते हैं तो आँखों को थोड़ी देर प्रेस करने पे एक रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि उस टाइम हार्ट रेट कम हो जाती है। ये हार्ट रेट कम क्यों होती है? क्योंकि उस समय वेगल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है और वेगल डिस्चार्ज की वजह से पर्सन को रिलैक्स फील होता है। तो एक तो ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स करके उसकी हार्ट रेट को थोड़ा कम किया जा सकता है। दूसरा मसाजिंग द कैरोटिड साइनस। तो इन दोनों प्रोसीजर के थ्रू क्या है, ऑफन, अक्सर, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन अगर अक्सर स्टार्टिंग लेवल पे ऐसा है और अगर ऐसा करने से जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, तो कन्वर्ट टैकीकार्डिया एंड एट्रियल फ्लटर इनटू नॉर्मल साइनस रिदम। सो बेसिकली नॉर्मल साइनस रिदम आ जाती है अगर इस तरीके का प्रोसीजर अप्लाई किया जाए। दूसरा कि वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ एबी ब्लॉक, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन हुआ तो वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गई। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गई, इसके साथ साथ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की कंडीशन बढ़ गई, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आने वाले जो इम्पल्सेस हैं वो कम हो जाते हैं वेगल स्टिमुलेशन की वजह से। सो एब्रप्टली लोअर वेंट्रिकुलर रेट्स। तो यूजुअली क्या होता है, क्योंकि हार्ट रेट जो इंक्रीज़ है तो एब्रप्टली वेगल स्टिमुलेशन से वो और कम हो जाती है। जो जब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली डिजिटैलिस एक अच्छी ड्रग होती है जो डिप्रेस करती है एवी कंडक्शन को, और एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन की कंडीशन में जो इम्पल्स जो है हाई रेट पे जनरेट हो रहे थे वो वेंट्रिकल्स के पास नहीं आ पाते। तो ये कंडीशन है इसको प्रिवेंट करने की, ये वेगल स्टिमुलेशन। दूसरा है डिजिटैलिस डिप्रेस एवी कंडक्शन। ये एवी कंडक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आने वाले इम्पल्सेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, ठीक है। यूज टू लोअर द रैपिड वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल की रेट अगर ज़्यादा बढ़ती जाती है तो डायस्टोल का जो पीरियड है वो कम हो जाता है, और डायस्टोल का पीरियड कम हो जाएगा तो फिलिंग कम होगी, और फिलिंग कम होगी तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो हार्ट फेलियर के सिम्टम डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए डिजिटैलिस देके हार्ट की वेंट्रिकुलर रेट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कम किया जाता है। तो आई होप
कि एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन से रिलेटेड वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितनी हार्ट रेट होती है या इसमें ईसीजी चेंजेस में क्या स्पेशल फीचर्स दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर से आपको इसका बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। इफ़ यू वुड लाइक द लेक्चर, इसी तरीके के लेक्चर्स को आगे हमारे साथ सुनने के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।